हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम हुआ बच्चों पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसका जितने सारे इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट बच्चों जो पॉइंट है, पॉइंट को ध्यान रखना बच्चों। हम लोग को पढ़ना पृथ्वी के बारे में, तो पहले पढ़ेंगे बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या है बच्चों 6370 किलोमीटर। ध्यान रखना बच्चों, अगर पेपर में आता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6370 किलोमीटर है। क्या बच्चों किलोमीटर है पृथ्वी की। अगर आपसे पूछता है एमसीक्यू के फॉर्म में कि पृथ्वी की त्रिज्या कितना है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6370 किलोमीटर। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। भूगर्भ की जानकारी के साधन। पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना बच्चों, उस संरचना के बारे में किस तरीके से जानकारी हुआ है इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर को बच्चों बारीकी से समझना है। इसमें खनन का मतलब होता है बच्चों खुदाई होना। दक्षिण अफ्रीका में सोने की जो खान है बच्चों 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आया क्वेश्चन बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की जो खान है कितने किलोमीटर गहरी है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। खनन का मतलब होता है खुदाई होना। तो दक्षिण अफ्रीका की जो सोने की जो खान है, दक्षिण अफ्रीका में बच्चों जो सोने की जो खान है 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की जो खान है कितने किलोमीटर गहरी है तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। इससे अधिक गहराई तक जा पाना असंभव है। मतलब 3 से 4 किलोमीटर से ज़्यादा अधिक जाना क्या बच्चों संभव नहीं है, क्योंकि उतनी गहराई में तापमान बच्चों काफ़ी ज़्यादा क्या होता है बढ़ जाता है। बोलना चाहे दक्षिण अफ्रीका की जो सोने की जो खान है बच्चों 3 से 4 किलोमीटर क्या है गहरी है। इससे अधिक गहराई तक जाना क्या है असंभव। असंभव का मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि उतनी गहराई में तापमान काफ़ी क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से बच्चों 3 से 4 किलोमीटर की गहराई से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं खोद नहीं। 3 से 4 किलोमीटर से ज़्यादा जब जाते हो तो जो टेम्परेचर क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है 3 से 4 किलोमीटर से ज़्यादा क्या करना खुदाई करना संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा है इससे अधिक गहराई तक जा पाना क्या है असंभव। असंभव का मतलब इम्पॉसिबल होता है। रीजन यहाँ बताना चाह रहा क्योंकि उतनी गहराई में बच्चों तापमान काफ़ी क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की जो खान है 3 से 4 किलोमीटर गहराई तक है, इससे अधिक गहराई तक जाना संभव नहीं है, क्योंकि उतनी गहराई में तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों खनन के अलावा, खनन का मतलब खुदाई के अलावा जो साइंटिस्ट है विभिन्न परियोजना मतलब विभिन्न प्लानिंग के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के छीनबीन कर रहा है। छीनबीन का मतलब कर रहा है बच्चों इसको छानबीन कर रहा है, मतलब इसको सर्च कर रहा है। इस लाइन को बच्चों ध्यान से समझना। खनन के अलावा मतलब खुदाई के अलावा जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है विभिन्न परियोजना मतलब विभिन्न प्लानिंग के द्वारा पृथ्वी के जो भी आंतरिक संरचना को छीनबीन का मतलब होता है जांच पड़ताल क्या कर रहा है बच्चों कर रहा है। खनन के अलावा जो वैज्ञानिक है बच्चों विभिन्न परियोजना के अलावा विभिन्न प्लानिंग के अनुसार पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना के छीनबीन कर रहा है। छीनबीन का मतलब होता है बच्चों सर्चिंग कर रहा है कि किस तरीके से पृथ्वी के आंतरिक संरचना बच्चों खुदाई के खनन के अलावा और दूसरा कोई तरीका है जिसके द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना को क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। खनन के अलावा बच्चों जो वैज्ञानिक है विभिन्न परियोजना विभिन्न प्लानिंग के द्वारा पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना के क्या करे बच्चों सर्चिंग करे छीनबीन करे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना बच्चों खनन के अलावा दूसरा कोई कौन सा तरीका जिसके द्वारा पृथ्वी की संरचना को क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आज तक का सबसे बड़ा जो परिवेदन का मतलब ड्रिलिंग का मतलब होता है बच्चों खनन, जो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। बोलना चाह रहा आज तक का सबसे बड़ा जो ड्रिलिंग हुआ बच्चों, ड्रिलिंग का मतलब खनन होता है, कहाँ पे हुआ आर्कटिक महासागर में कोला कोई क्षेत्र बच्चों, उस क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक क्या किया खनन किया गया। खनन का मतलब खुदाई किया गया। आज तक का बच्चों सबसे बड़ा जो ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग का मतलब खनन होता है, जो खुदाई होता है आर्कटिक महासागर में। कहाँ पे हुआ बच्चों आर्कटिक महासागर के जो कोला क्षेत्र है उसमें क्या किया गया बच्चों 12 किलोमीटर की गहराई तक खोदा गया हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, एमसीक्यू के लिए यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन में आएगा बच्चों दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गहराई जो खोदा गया है वह कहाँ पे किया गया, कौन से महासागर में किया गया। तो आपको ध्यान रखना आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर गहराई तक खोदा गया।
एमसीक्यू के फॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा बच्चों, दुनिया का कौन ऐसा जो महासागर है जिसमें 12 किलोमीटर की गहराई तक खोदा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर के कौन से जगह में हुआ बच्चों, तो कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक खोदा गया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ज्वालामुखी के जो उद्गार भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना का एक अच्छा स्रोत है। बोलना चाहिए ज्वालामुखी भी क्या है बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए क्या कर रहा है, एक अच्छा क्या है बच्चों, रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब स्रोत होता है। ज्वालामुखी जो उद्गार है बच्चों, ज्वालामुखी जो फटता है, जो होता है, जिसके कारण से पृथ्वी की संरचना को समझने का क्या एक अच्छा स्रोत है। तो बहुत सारे जो तरीके हैं बच्चों जिसके द्वारा पृथ्वी की संरचना को क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। पहला क्या हो गया बच्चों, खुदाई हो गया। उसके अलावा खुदाई के अलावा बहुत ऐसे जो तरीके हैं जिसके द्वारा वैज्ञानिक क्या कर बच्चों, छानबीन कर रहे हैं। और तीसरा क्या बच्चों, ज्वालामुखी के उद्गार से पृथ्वी की संरचना को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 3 तरीका यहाँ पे बताया गया बच्चों, 3 तरीके से क्या कर सकते हैं आप पृथ्वी की संरचना को समझ सकते हैं। पहला तो हो गया बच्चों खनन के द्वारा, दूसरा हो गया संरचना को समझने के लिए जो वैज्ञानिक है अलग अलग प्लानिंग कर रहे हैं, परियोजना कर रहे हैं, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए छीनबीन कर रहा है। छीनबीन का मतलब जांच पड़ताल कर रहा है। और तीसरा क्या कारण है बच्चों, ज्वालामुखी का जो उद्गार है जिसके द्वारा पृथ्वी की संरचना को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, भूकंप किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। भूकंप किसे कहते हैं, तो भूकंप का जो अर्थ होता है बच्चों, पृथ्वी का कंपन। कंपन का मतलब क्या होता है, वाइब्रेट करना होता है। कंपन का मतलब होता है वाइब्रेट करना, ही क्या कहलाता है बच्चों, भूकंप कहलाता है। भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। कंपन का मतलब होता है वाइब्रेट करना। यह एक प्राकृतिक घटना बच्चों। भूकंप क्या है, एक प्राकृतिक घटना है बच्चों। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में, बोलना चाह रहा बच्चों, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जब ऊर्जा का क्या होता है बच्चों, ऊर्जा जब निकलता है तो ऊर्जा सभी डायरेक्शन में, सभी दिशा में फैलता है, जिसके कारण से क्या होता है बच्चों, भूकंप महसूस होता है। बोलना ऊर्जा के निकलने के कारण जो पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना बच्चों, आंतरिक संरचना में जो ऊर्जा क्या होता है, निकलता है। और ऊर्जा निकलने से के कारण क्या होता है बच्चों, सभी दिशाओं ऊर्जा निकलता है, जिसके कारण से क्या होता है, पृथ्वी पे कंपन क्या होती है, महसूस होती है। इसीलिए लिखना चाह रहा, ऊर्जा के निकलने के कारण जो तरंगे जो उत्पन्न होती है, ऊर्जा के निकलने से क्या होती है बच्चों, तरंगे उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में क्या करती है, जाती है। बोलना चाह रहा, ऊर्जा के निकलने के कारण क्या होता है बच्चों, तरंगे उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में बच्चों फैलकर क्या करती है, भूकंप लाती है। बोलना चाह रहा बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो ऊर्जा निकलता है जिसके कारण से क्या होता है, तरंगे उत्पन्न होती है। वही तरंगे क्या होता है बच्चों, सभी दिशाओं में फैलकर क्या लाती है, भूकंप लाती है। इतने सारे बच्चों भूकंप के बारे में आपको क्या करना, पॉइंट याद करना। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, जो भूकंप होता है भूकंप को किसके द्वारा मापते हैं, भूकंप को मापने के लिए कौन सा यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, इसका आंसर आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करें, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन बच्चों, उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, तो आपको उद्गम केंद्र को ध्यान से समझना बच्चों। उद्गम केंद्र वह पॉइंट होता है बच्चों जहाँ से क्या करती है, ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने के कारण से क्या होती है बच्चों, तरंगे उत्पन्न होती है। तरंगे उत्पन्न होने के कारण से क्या होती है, पृथ्वी पर भूकंप क्या होती है, महसूस होती है। तो वह पॉइंट जहाँ से क्या करते हैं बच्चों, ऊर्जा जो निकलती है, उसी पॉइंट को बोलते हैं बच्चों उद्गम केंद्र। ध्यान समझना बच्चों, उद्गम केंद्र क्या होता है, उद्गम केंद्र वह पॉइंट होता है जहाँ से क्या करती है, ऊर्जा निकलती है, उसी पॉइंट को बोलते हैं बच्चों ऊर्जा केंद्र। ध्यान से समझना है। वहीं लिखा हुआ वह स्थान जहां से क्या करती है, ऊर्जा निकलती है। वह स्थान जहां से क्या करती है, ऊर्जा निकलती है। और ऊर्जा के निकलने से क्या होती है बच्चों, तरंगे उत्पन्न होती है। तरंगे उत्पन्न होने के कारण से पृथ्वी पे क्या होती है बच्चों, कंपन महसूस होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। तो वही लिखना चाह रहा, वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। बोलना चाह रहा, वह स्थान जहां से क्या करती है, ऊर्जा निकलती है। और ऊर्जा निकलने के कारण से तरंगे उत्पन्न होती है। तरंगे क्या होती है बच्चों, सभी दिशाओं में जाती है। सभी दिशाओं में जाने के बाद क्या होती है, पृथ्वी पे कंपन महसूस होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, भूकंप बोलते हैं। तो वही लिखना चाह रहा, वह स्थान जहां से क्या करते हैं, ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने से भूकंप का क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। वह स्थान जहां से क्या करती है, ऊर्जा निकलती है। जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। अपने भाषा में अगर समझाए तो बच्चों लिखना चाह रहा, वह स्थान जहां से क्या करती है, ऊर्जा निकलती है, वही पॉइंट क्या कहलाती है, भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाती है। इसे एक और नाम से जानते हैं बच्चों, इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं बच्चों, इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है। इसके एक और नाम से जानते हैं बच्चों, इसे एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अवकेंद्र भी कहा जाता है। बच्चों अधिकेंद्र किसे कहते हैं, अभी शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अधिकेंद्र किसे कहते हैं, ध्यान से इसको समझना है। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में क्या चलती हुई पृथ्वी के सतह पे पहुंचती है। बच्चों जब
उद्गम केंद्र से जब ऊर्जा निकलती है तो सभी दिशाओं में फैलते हुए पृथ्वी पे क्या करती है, पहुंचती है। भूतल का मतलब हो गया बच्चों सरफेस हो गया, सतह हो गया। भूतल पे वह बिंदु जो उद्गम केंद्र से सबसे नजदीक होता है उसी को बोलते हैं बच्चों अधिकेंद्र कहलाता है। ध्यान से इस लाइन को समझना, बोलना चाह रहा है ऊर्जा तरंगे जो होती है बच्चों अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी के सतह पे क्या करती है, पहुंचती है। भूतल पे वह बिंदु जो उद्गम केंद्र से जहां से ऊर्जा क्या होती है बच्चों, निकलती है, सबसे नजदीक होती है, जिसको कहते हैं बच्चों अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र से पृथ्वी के सतह पे आने में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चों, सबसे कम जो टाइम लगता है, वही क्या कहलाती है, अधिकेंद्र कहलाती है। यही लिखना चाह रहा है। जब सतह पे पहुंचती है तो पृथ्वी का मतलब है भूतल हो गया, जिसको सतह बोल सकते हैं। वह बिंदु जो उद्गम केंद्र से, उद्गम केंद्र क्या होता है बच्चों, जहां से क्या करती है, ऊर्जा निकलती है, जो सबसे नजदीक होती है। उद्गम केंद्र से पृथ्वी के सतह पे जो सबसे नजदीक जो रास्ता होता है उसी को बोला जाता है बच्चों अधिकेंद्र। इसीलिए लिखना चाह रहा है भूतल पे वह बिंदु जो उद्गम केंद्र क्या बताते हैं बच्चों, जहां से क्या करती है, ऊर्जा निकलती है, सबसे नजदीक होता है, उसी को बोलते हैं अधिकेंद्र कहते हैं। अपने समझाते बच्चों, मान लेते कि ऊर्जा यहाँ से क्या करता है, निकालता है, जिसको बोलते हैं उद्गम केंद्र। और सभी दिशाओं में बच्चों क्या ऊर्जा निकल रहा है, सभी दिशाओं में ऊर्जा निकल रहा है, तो वह डिस्टेंस जहाँ पे पृथ्वी पे आने पे कम समय लगता है, जो नज़दीक होता है, वही क्या कहलाता है, वह कहलाता है, वही क्या कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। वही लिखना चाह रहा है वह बिंदु जो उद्गम केंद्र से सबसे नजदीक होता है, इसी को अधिकेंद्र बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, उद्गम केंद्र है, यहाँ पे पृथ्वी है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जहाँ से ऊर्जा निकलता है, उसके बाद जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो नजदीक होगा, इसी पॉइंट को बोलते हैं बच्चों अधिकेंद्र बोलते हैं। इसीलिए लिखना चाह रहा है वह बिंदु का मतलब वह पॉइंट हो गया जो उद्गम केंद्र से, मान लेते हैं कि यहाँ उद्गम केंद्र से जो सबसे जो नजदीक होता है उसी को बोलते हैं बच्चों अधिकेंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहीं पे सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले पहुंच जाता है, जिसके कारण से हम तरंगों को सबसे पहले क्या करते हैं, महसूस करते हैं। लिखना चाह रहा है अधिकेंद्र पे क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले तरंगों को महसूस करते हैं, क्योंकि उद्गम केंद्र से बच्चों जब तरंगे उद्गम केंद्र से बच्चों जो तरंगे उत्पन्न होती है तो सबसे पहले कहाँ पहुँचती है, अधिकेंद्र पे पहुँचती है, जिसके कारण से सबसे पहले क्या करते हैं, तरंगों को अधिकेंद्र पे महसूस करते हैं। इसलिए लिखना चाह रहा है यहाँ पे सबसे पहले तरंगों को महसूस करते हैं, क्योंकि सबसे पहले बच्चों तरंग अधिकेंद्र पे ही आता है, क्योंकि उसके बीच का सबसे नज़दीक पॉइंट होता है, जिसके कारण से सबसे पहले तरंगों को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। कहाँ पे बच्चों, अधिकेंद्र पे। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भूकंपीय तरंगे किसे कहते हैं? सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं। बोलना चाह रहा है सभी जो प्राकृतिक भूकंप है बच्चों, नेचुरल जो अर्थक्वेक है, जो स्थल मंडल में ही क्या होते हैं, आते हैं। भूकंप को मापने वाले यंत्र को भूकंप मापी या सिस्मोग्राफ बोलते हैं। भूकंप को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं बच्चों? भूकंप मापी या सिस्मोग्राफ यंत्र कहा जाता है। यह यंत्र सतह पे पहुंचने वाले भूकंपीय तरंगों को क्या करती है? अभिलेखित करती है। अभिलेखित का मतलब कितने तीव्र से भूकंप आई उसको क्या करती है? बेसिकली मेजर करती है। यह यंत्र जो होता है बच्चों, जो सिस्मोग्राफ जो यंत्र होता है, जो सतह पे मतलब सरफेस पे पहुंचने वाले भूकंपीय तरंगों को क्या करती है? अभिलेखित करती है कि कितने तीव्र गति से भूकंप आई उसको क्या करती है? मेजर करती है। मेजर करने वाले यंत्र का आपको नाम ध्यान रखना बच्चों, हिंदी में बोलते हैं भूकंप मापी और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को क्या करना, ध्यान से समझना। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार के होते हैं? भूकंपीय तरंगे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलेंगे प्राथमिक तरंगे, जिसको बोलते हैं बच्चों पी तरंगे, किसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? पी तरंगे। और द्वितीय तरंगे को बोलते हैं सेकेंडरी वेव होता है, जिसको बोलते हैं एस तरंगे। क्या बोलते हैं बच्चों? इस प्राथमिक तरंगे को बोलेंगे पी तरंगे। प्राथमिक तरंगे को क्या बोलेंगे? पी तरंगे, जिसको प्राइमरी बोलते हैं इसलिए पी तरंगे है। और जो द्वितीय तरंगे को बोलेंगे बच्चों एस तरंगे। अब दोनों में क्या पढ़ेंगे बच्चों? डिफरेंस करेंगे, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना भूकंपीय तरंगे बेसिकली बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलेंगे प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे के एक और नाम से जानते हैं बच्चों पी तरंगे। और दूसरा होता है द्वितीय तरंगे, जिसको बोलेंगे बच्चों एस तरंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस क्वेश्चन को क्या करें? इंपॉर्टेंट मार्क करें, आंसर को क्या करें? बारीकी से समझने। पी तथा एस तरंगे में अंतर को लिखे। पी तथा एस तरंगे में बच्चों अंतर को बताना। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों पी तरंगे, और पी तरंगे को बोलते हैं बच्चों प्राथमिक तरंगे। तो पहले पढ़ेंगे पी तरंगे के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों एस तरंगे के बारे में। तो पहले पढ़ेंगे प्राथमिक तरंगे, जिसको बोलेंगे बच्चों पी तरंगे। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, पी तरंगे को बोलते हैं बच्चों प्राथमिक तरंगे बोलते हैं। पी तरंगे को क्या बोलते हैं बच्चों? प्राथमिक तरंगे बोलते हैं। यह तरंगे बच्चों, पॉइंट बच्चों, यह तरंगे तेज गति से चलने वाली तरंगे। बच्चों प्राथमिक जो तरंगे होती है तेज गति से चलने वाली क्या है? तरंगे। प्राथमिक तरंगे बच्चों वे तरंगे होती है जो तेज गति से चलने वाली क्या होती है? तरंगे होती है।
यह तरंगे धरातल पे सबसे पहले पहुंचती है। बोलना चाह रहा बच्चों उद्गम केंद्र से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज चलती है जिसके कारण से उद्गम केंद्र से पृथ्वी पे आने में क्या लगती है बच्चों, सबसे पहले पहुंचती है, क्योंकि बहुत तीव्र गति से चलती है, तेज गति से चलती है, जिसके कारण से उद्गम केंद्र से धरातल पे बहुत जल्दी पहुँच जाती है। इसीलिए लिखना चाह रहा है यह तरंगे धरातल पे, उद्गम केंद्र से बच्चों धरातल पे सबसे पहले पहुँचती है, क्योंकि बच्चों तेज गति से चलती है। तो पहला ध्यान रखना, पी तरंगे को बोलते हैं बच्चों प्राथमिक तरंगे। यह तरंगे तेज गति से चलने वाली तरंगे है और यह तरंगे उद्गम केंद्र से धरातल पे बच्चों सबसे पहले पहुंचती है, क्योंकि यह तीव्र गति से चलती है। यह बच्चों ध्वनि तरंगे है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पी तरंगे किस तरीके के तरंगे बच्चों, ध्वनि तरंगे। पी तरंगे किस तरीके के तरंगे बच्चों, ध्वनि तरंगे है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यह तरंगे क्या करता है, ठोस में मतलब सॉलिड में, तरल का मतलब लिक्विड में और गैस तीनों से होकर क्या करती है, गुजरती है। बोलना चाह रहा बच्चों जो प्राथमिक तरंगे होती है वह ठोस, ठोस का मतलब सॉलिड होता है, तरल को बोलते हैं बच्चों द्रव, द्रव को क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, इसको गैस बोलते हैं, तीनों में क्या कर सकती है, गुजर सकती है। तो पी तरंगे के बारे में बच्चों जितने सारे पॉइंट को बताए कि रिकॉल कर देते हैं। प्राथमिक तरंग, पी तरंगे को बोलते हैं बच्चों प्राथमिक तरंगे। यह तरंगे तेज गति से चलने वाली तरंगे है, जिसके कारण से यह तरंगे उद्गम केंद्र से धरातल पर सबसे पहले पहुंच जाती है, क्योंकि यह बच्चों तीव्र गति से चलती है। यह ध्वनि तरंगे होती है। यह तरंगे बच्चों ठोस में, द्रव में और गैस तीनों से होकर क्या करती है, गुजरती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों द्वितीय तरंगे के बारे में, जिसको बोलते हैं बच्चों एस तरंगे। द्वितीय तरंगे में बच्चों जिसको एस तरंगे बोलते हैं, इस क्या होता है बच्चों, एस तरंगे को बोलते हैं, यह द्वितीय तरंगे कहते हैं। एस तरंगे को बच्चों जो एस तरंग है, एस तरंग को दूसरा नाम क्या कहते हैं, द्वितीय तरंग कहते हैं। यह तरंगे धरातल पे कुछ समय के बाद पहुंचती है। बोलना चाह रहा बच्चों यह तरंगे बच्चों प्राथमिक तरंगे के बाद पहुंचती है, क्योंकि इसका जो गति होता है बच्चों प्राथमिक तरंगे से क्या होती है, कम होती है। इसीलिए लिखना चाह रहा है यह तरंगे धरातल पे कुछ समय के बाद पहुंचती है, क्योंकि बच्चों प्राथमिक तरंगे के रिस्पेक्ट में इसका जो स्पीड होता है, इसका गति जो होता है बच्चों कम होता है, जिसके कारण से यह तरंगे धरातल पे कुछ समय के बाद पहुंचती है। कुछ समय के बाद मतलब प्राथमिक तरंगे के बाद पहुंचती है। यह तरंगे केवल बच्चों ठोस, ठोस का मतलब सॉलिड होता है, ठोस का मतलब क्या होता है, सॉलिड पदार्थों से होकर क्या करती है, गुजरती है। यह तरंगे बच्चों केवल क्या करती है, ठोस पदार्थों से होकर गुजरती है, जबकि पी तरंगे क्या करती है बच्चों, ठोस, द्रव और लिक्विड तीनों से होकर क्या करती है, गुजरती है। यह तरंगे बच्चों समुद्री तरंगे जैसे होती है। तरंगे जो होती है बच्चों यह समुद्री तरंगे के जैसे होती है। जो बच्चों एस तरंगे जो होती है वह किस तरीके से होती है, तो समुद्री तरंगे के जैसे होती है। जबकि बच्चों पी तरंगे किस तरीके का होता है, वह ध्वनि तरंगे होते हैं। जबकि जो एस तरंगे होता है बच्चों वह समुद्री तरंगे होता है। तो द्वितीय तरंग के बारे में बच्चों आपको क्या क्या पॉइंट याद करना है। एस तरंग को बोलते हैं बच्चों द्वितीय तरंग। यह तरंग धरातल पे कुछ समय के बाद पहुंचती है, क्योंकि इसका जो गति होता है बच्चों प्राथमिक तरंगे से क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण से उद्गम केंद्र से पृथ्वी पे आने में क्या होता है बच्चों, कुछ समय लगता है। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों ज़्यादा समय लगता है, प्राथमिक तरंगे के रिस्पेक्ट में जो द्वितीय जो तरंगे होती है वो उद्गम केंद्र से पृथ्वी पे आने में क्या करती है, कुछ समय ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसका जो गति होता है प्राथमिक तरंगे के रिस्पेक्ट में कम होती है, जिसके कारण से उद्गम केंद्र से पृथ्वी के धरातल पे आने में क्या करती है, कुछ समय ज़्यादा लेती है। यह तरंगे केवल बच्चों ठोस पदार्थों से होकर ही गुजरती है, और इस तरंगों को बोलते हैं बच्चों समुद्री तरंगे। बच्चों जिसमें लिखा हुआ है भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहते हैं। ध्यान से आंसर को समझना है। भूकंप लेखी यंत्र जो होता है जिसको बोलते हैं बच्चों सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, एक यंत्र होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, भूकंप को मापा जाता है। पर दूर दूर से आने वाले जो भूकंपीय जो तरंगे को क्या करती है, अभिलेखित करती है। जो सिस्मोग्राफ होता है बच्चों दूर दूर से जो आने वाली जो भूकंपीय जो तरंगे उसको क्या करती है, अभिलेखित करती है। इसमें यह बताया जाता है सिस्मोग्राफ में बच्चों कि कितने तेज से जो भूकंप की जो तीव्रता थी उसको क्या करती है, मेजर करती है। तो वही बोलना चाह रहा है भूकंप लेखी यंत्र जिसको बोला जाता है बच्चों इंग्लिश में सिस्मोग्राफ, पे दूर दूर से जो आने वाले जो भूकंपीय जो तरंग है उसको क्या करती है, अभिलेखित करती है। इसमें यह बताया जाता है बच्चों सिस्मोग्राफ में कि कितने तीव्र गति से क्या आया, भूकंप आया हुआ है। कौन बताता है बच्चों, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ बेसिकली एक यंत्र होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, भूकंप को मेजर करते हैं। भूकंप में किस तरीके से मेजर करते हैं कि जो भूकंप जो आया कितने तीव्र गति से आया, कितने तेज गति से आया, उसको बेसिकली सिस्मोग्राफ पे क्या कर देता है, मेजर कर देता है। आगे लिखा हुआ लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होता। बहुत ऐसे जो क्षेत्र होता है जहां पे बच्चों जो सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ पे किसी भी प्रकार का भूकंपीय जो तरंगे होते हैं वहां पे क्या होते हैं, जो सिस्मोग्राफ होता है उस सिस्मोग्राफ पे किसी भी प्रकार का उस पर अभिलेखित नहीं होता। किसी भी तरह के बच्चों जो
तरंगे होते हैं उस पर शो नहीं कर पाता है। लेखी यंत्र जिसको बोला गया सिस्मोग्राफ, दूर दूर से आने वाले जो भूकंपीय तरंगे उसको अभिलेखित करती है कौन बच्चों, सिस्मोग्राफ। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बच्चों जो सिस्मोग्राफ होता है वो अभिलेखित नहीं कर पाती। बहुत ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बच्चों सिस्मोग्राफ को रखते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरंगे को क्या करती है, शो नहीं कर पाती। उसी क्षेत्र को बच्चों बोला जाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बच्चों जो सिस्मोग्राफ को रखते हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित नहीं कर पाती है, मेजर नहीं कर पाती है, शो नहीं कर पाती है कि कितने तीव्र गति से भूकंप आया, उसी क्षेत्र को बोला जाता है बच्चों भूकंपीय छाया क्षेत्र। ऐसे क्षेत्रों को ही बोला जाता है बच्चों भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। भूकंपीय छाया क्षेत्र को दोबारा से समझने बच्चों, कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे अगर हम सिस्मोग्राफ को रखते हैं तो सिस्मोग्राफ जब रखते हैं तो इस तरह का जो किसी तरह का जो भूकंपीय तरंगों को क्या करती है, अभिलेखित नहीं कर पाती है, तो उसी क्षेत्र को बोला जाता है बच्चों भूकंपीय क्षेत्र। जनरली क्या होता है बच्चों, जिस क्षेत्र में भूकंप आती है अगर सिस्मोग्राफ को उसमें रखते हैं तो सिस्मोग्राफ पे क्या करती है, भूकंपीय तरंगे को क्या कर देती है, अभिलेखित कर देती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बच्चों सिस्मोग्राफ को रखते हैं तो उस क्षेत्र पे क्या करता है, किसी भी प्रकार का जो भूकंपीय तरंगों को क्या कर पाती है, अभिलेखित नहीं कर पाती है, तो उसी क्षेत्र को बोला जाता है बच्चों भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंपीय छाया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पे किसी भी प्रकार का जो सिस्मोग्राफ क्या करती है, किसी भी तरंगे को क्या करती है, अभिलेखित नहीं कर पाती है, रीड नहीं कर पाती है, मेजर नहीं कर पाती है, उसी क्षेत्र को बोला जाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों पेपर के पॉइंट व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों गिवन है भूकंप के प्रकार के बारे में क्या करना है, बताना। तो भूकंप के बच्चों निम्नलिखित प्रकार है, बारी बारी से सभी प्रकार को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। प्रकार में पढ़ेंगे बच्चों विवर्तनिक भूकंप, इसमें क्या होता है बच्चों, समानतः जो विवर्तनिक जो भूकंप अधिक आते हैं, जनरली जो बच्चों हम लोग महसूस करते हैं वह इसी भूकंप को क्या करते हैं, हम लोग महसूस करते हैं। विवर्तनिक जो भूकंप होता है बच्चों, सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही क्या होता है, अधिक आते हैं। ये भूकंप तल के किनारे जो चट्टान के जो सरक जाने के कारण क्या होता है, उत्पन्न होते हैं। जो भी बच्चों जो चट्टान होता है वह चट्टान जब आपस में सरक जाते हैं, सरकने की वजह से क्या होता है, ये भूकंप हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो बोलना चाह रहा है सामान्यतः जो विवर्तनिक जो भूकंप अधिक आते हैं, जनरली बच्चों जो हम लोग महसूस करते हैं और महसूस कौन सा भूकंप करते हैं, विवर्तनिक भूकंप को ही क्या करते हैं, महसूस करते हैं। यह भूकंप जो तल के किनारे जो चट्टान होता है वो चट्टान के क्या करने से, सरक जाने के कारण क्या होता है, यह भूकंप उत्पन्न होता है। जैसे महासागरीय जो प्लेटों का एक दूसरे से टकराना, दो तरीके से हो सकता है बच्चों, जो भी जो प्लेट होता है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, या अथवा एक दूसरे से दूर हो जाना ही इसका मुख्य कारण है। बोलना चाह रहा बच्चों विवर्तनिक भूकंप जनरली हम लोग जो महसूस करते हैं विवर्तनिक भूकंप ही महसूस करते हैं। या तो जो चट्टान होता है बच्चों आपस में क्या हो जाता है, टकरा जाता है। जो दो चट्टान होता है बच्चों, दो चट्टान आपस में क्या हो जाता है, इसमें टकरा जाता है, या दोनों चट्टानों एक दूसरे से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, जिसके कारण से खिसकाव हो जाता है, जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, भूकंप को महसूस करते हैं। या तो बच्चों दो जो चट्टान होता है आपस में टकरा जाता है, या दो चट्टान आपस में क्या हो जाता है, खिसक जाता है, जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, भूकंप को महसूस करते हैं। दूसरा बच्चों जो भूकंप का जो प्रकार है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी भूकंप। जो दूसरा जो प्रकार है बच्चों भूकंप का, वह प्रकार को ध्यान से समझना, ज्वालामुखी भूकंप होता है। इसमें क्या होता है, एक विशिष्ट वर्ग के जो विवर्तनिक भूकंप को ही क्या होता है बच्चों, ज्वालामुखी भूकंप समझा जाता है। एक स्पेशल टाइप का बच्चों जो विवर्तनिक जो भूकंप होता है उसी भूकंप को बोला जाता है ज्वालामुखी भूकंप। एक विशिष्ट वर्ग का मतलब स्पेशल टाइप का जो क्लास होता है बच्चों, स्पेशल बोलना चाह रहा है, एक विशिष्ट वर्ग के जो विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी भूकंप समझा जाता है। यह भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में क्या तक सीमित रहती है। बोलना चाह रहा है यह भूकंप बच्चों अधिकांशतः जो सक्रिय जो ज्वालामुखी जो क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र में तक क्या रहता है, सीमित रहता है। तो ध्यान रखना बच्चों, एक विशिष्ट वर्ग के जो विवर्तनिक जो भूकंप को ही बोलते हैं बच्चों ज्वालामुखी भूकंप। यह भूकंप अधिकांशतः जो सक्रिय जो ज्वालामुखी जो क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र तक क्या रहता है, सीमित रहता है। तो ज्वालामुखी भूकंप में आपको ध्यान रखना, एक विशिष्ट वर्ग जो होता है बच्चों विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है। यह भूकंप जनरली क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र तो ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही क्या रहता है, सीमित रहता है। तीसरा टाइप का भूकंप के प्रकार में पढ़ना बच्चों, निपात भूकंप किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा जो बच्चों निपात भूकंप, खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य करने के कारण से जो भूमिगत खानों की छत क्या हो जाती है, ढह जाती है, जिससे क्या होता है भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हीं को कहा जाता है बच्चों निपात भूकंप कहा जाता है। बोला खनन के दौरान मतलब खुदाई के क्षेत्रों में कभी कभी जब अत्यधिक खुदाई हो जाता है तो भूमिगत जो खानों की जो छतें होती है वो कहा जाती है बच्चों ढह जाती है। जब खुदाई होता है तो खुदाई
के दौरान क्या होता है बच्चों, उसकी जो छत होती है, छत क्या हो जाती है, ढह जाती है, जिसके कारण से भूकंप के हल्के झटके क्या होते हैं, महसूस किए जाते हैं। इसी को बोला जाता है बच्चों निपात भूकंप। ध्यान से समझना, जब क्या करते हैं बच्चों, खुदाई करते हैं, जब खुदाई करने के द्वारा जब खुदाई हो जाता है, जो उसके जो छत होते हैं बच्चों ढह जाते हैं, जिसके कारण से भूकंप के हल्के झटके महसूस करते हैं, इन्हीं को कहा जाता है निपात भूकंप कहा जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या बच्चों, जब अधिक खुदाई कर देते हैं तो खुदाई करने के दौरान उसके जो छत होते हैं वह ढह जाते हैं, जिसके कारण से क्या करते हैं, भूकंप के हल्के झटके महसूस करते हैं। इसी को बोला जाता है निपात भूकंप कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चों, विस्फोट भूकंप किसे कहते हैं। कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भूमि के जो कंपन होता है, कभी कभी होता है बच्चों परमाणु या रासायनिक विस्फोट से भूमि क्या होती है, कंपन करने लगती है, और इस तरह से झटकों को कहा जाता है बच्चों विस्फोट भूकंप कहा जाता है। चार बच्चों, कभी कभी क्या होता है परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भूमि कंपन का तो वाइब्रेट करने लगती है। इस तरह के झटकों को बोला जाता है बच्चों, तरह के झटकों को बोला जाता है विस्फोट भूकंप कहते हैं। बोलना चाह रहा बच्चों, कभी कभी क्या होता है परमाणु और रासायनिक विस्फोट से कभी कभी भूमि क्या होता है, कंपन होने लगती है, मतलब वाइब्रेट होने लगती है। इस तरह के झटकों को बोला जाता है बच्चों विस्फोट भूकंप कहा जाता है। भूकंप के प्रकार में बच्चों बांध जनित भूकंप है। तो बांध जनित भूकंप क्या होता है, जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं, इन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। बोलना चाह रहा, बांध जनित भूकंप में जो भूकंप बच्चों बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं, उसी को बोला जाता है बच्चों बांध जनित उसे भूकंप कहा जाता है। तो बच्चों 5 प्रकार के भूकंप के प्रकार पर है। पांचों क्या है बच्चों, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करें बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क करें, क्वेश्चन को क्या करें अच्छे से याद करें, क्योंकि पेपर के लिए बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th में बच्चों गिवन है, सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं। सिस्मोग्राफ बच्चों एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से भूकंप की गति और भूकंपीय तरंगों को क्या की जाती है, मापी जाती है। शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों की जो सिस्मोग्राफ होता क्या। सिस्मोग्राफ बेसिकली एक यंत्र है जिसके माध्यम से बच्चों भूकंप की गति और उसके साथ भूकंपीय तरंगों को क्या की जाती है, मापी जाती है। बोलना चाहिए सिस्मोग्राफ एक यंत्र है बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से भूकंप की जो गति है, जो तीव्रता है, भूकंप की तरंगों को क्या की जाती है, इसके द्वारा मापी जाती है। 11th में बच्चों गिवन है, भूकंप के प्रभाव को लिखें, कि भूकंप के वजह से क्या क्या प्रभाव होता है बच्चों, इसके बारे में आपको बताना। भूकंप से पहला होता है भूमि का हिलना। क्या होता है बच्चों, भूमि जो होता है वो वाइब्रेट करने लगती है। दूसरा हो जाता है बच्चों, इससे क्या होता है, आग लग जाती है। तीसरा आप कर सकते हैं इमारत क्या होती है, जो बिल्डिंग हो जाती है जो टूट जाती है, वस्तु इसमें क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, और सुनामी भी इसमें आ जाती है। किधर बच्चों, समुद्र में। तो आपको ध्यान रखना, भूकंप के प्रभाव क्या क्या हो सकती है बच्चों, भूमि पहले क्या होता है, वाइब्रेट करने लगती है, मतलब हिलने लगती है, और उसमें कभी कभी क्या होता है, भूकंप आने से आग लग जाती है, बिल्डिंग इमारत इसमें गिर जाती है, वस्तु हो गए, पंखा हिलने लगते हैं, सुनामी इसमें क्या आ जाती है बच्चों, भूकंप के प्रभाव से होती है। इतने सारे बच्चों भूकंप के क्या प्रभाव है, सारे प्रभाव को क्या करना आपको एक बार पढ़ लेना है। तो सिंपल क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, कॉमन सेंस से इसको क्या कर सकते हैं, आप आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं बच्चों, आपको क्या करना, कॉमन सेंस इसका आंसर आप और भी क्या कर सकते हैं, इसके अलावा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पृथ्वी की जो संरचना उसके बारे में बताना था। पृथ्वी की बच्चों संरचना में 3 पढ़ना है। पहला पढ़ेंगे बच्चों भूपर्पट्टी, दूसरा पढ़ेंगे मेंटल, और तीसरा होता है बच्चों क्रोड होता है। तो पृथ्वी की संरचना में बच्चों सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको बोला जाता है भूपर्पट्टी, जो बीच में होता है उसको मेंटल बोलते हैं, जो सबसे नीचे होता है उसको बोलते हैं बच्चों क्रोड। तो बारी बारी से तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे बच्चों भूपर्पट्टी के बारे में। तो यह पृथ्वी का सबसे क्या होती है बच्चों, बाहरी भाग होती है। यह पृथ्वी का बच्चों सबसे बाहरी भाग होती है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, जो भूपर्पट्टी होता है वो पृथ्वी का क्या होती है, सबसे बाहरी परत होती है, बाहरी भाग होती है। भूपर्पट्टी की जो मोटाई होती है बच्चों, जो थिकनेस होती है, महासागर और महाद्वीप के नीचे क्या होता है, अलग अलग होता है। बोलना चाह रहे जो भूपर्पट्टी की जो मोटाई होता है, जो थिकनेस होता है, महासागर और महाद्वीप में क्या होता है, दोनों में क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। ध्यान से इस लाइन को समझना बच्चों। भूपर्पट्टी की जो मोटाई होती है, जो थिकनेस होती है, महासागर और महाद्वीपों में क्या होती है बच्चों, महाद्वीपों के नीचे क्या होती है, अलग अलग होती है। भूपर्पट्टी की जो मोटाई होती है बच्चों, महासागर और साथ साथ महाद्वीपों के नीचे क्या होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, महासागर के नीचे इसकी जो मोटाई होती है 5 किलोमीटर तक। महासागर के नीचे बच्चों जो भूपर्पट्टी की जो मोटाई है 5 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जबकि महाद्वीपों के नीचे जो इसकी मोटाई है बच्चों 30 किलोमीटर तक। बोलना चाह रहा बच्चों, जो भूपर्पट्टी है, भूपर्पट्टी की जो महाद्वीपों के नीचे जो इसकी मोटाई है बच्चों 30 किलोमीटर है, जबकि महासागर में बच्चों इसकी जो मोटाई में जो इसकी मोटाई है 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीप में इसकी जो मोटाई है बच्चों भूपर्पट्टी की वो 30 किलोमीटर तक है।
भूपर्पट्टी भारी चट्टानों से बनी हुई है। भूपर्पट्टी जो है बच्चों भारी चट्टानों से क्या है, बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो भूपर्पट्टी होता है वह क्या होती है, भारी चट्टानों से बनी हुई है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मेंटल। क्या पढ़ेंगे, मेंटल। भूपर्पट्टी के नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है बच्चों, मेंटल कहा जाता है। भूपर्पट्टी के नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है बच्चों, मेंटल कहा जाता है। सबसे ऊपरी परत को आपको ध्यान रखना बच्चों, भूपर्पट्टी बोलते हैं, भूपर्पट्टी के नीचे वाले भाग को बोलते हैं मेंटल, और सबसे जो नीचे होता है बच्चों उसको बोला जाता है क्रोड। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यह भाग 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। जो मेंटल है बच्चों 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। मेंटल का ऊपरी भाग को कहा जाता है बच्चों दुर्वलता मंडल कहा जाता है। इसका विस्तार बच्चों 400 किलोमीटर तक होता है। ध्यान से समझना बच्चों, मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है जिसको कहा जाता है, जो ऊपरी भाग होता है उसको बोला जाता है बच्चों दुर्वलता मंडल कहलाता है। इसका जो विस्तार है बच्चों 400 किलोमीटर तक होता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा धरातल पे पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यहीं से होता है। जो बोलना, ज्वालामुखी का जो उद्गार के समय जो भी बच्चों लावा धरातल पे पहुंचता है, पृथ्वी पे पहुंचता है, वह कहाँ से पहुंचता है बच्चों, दुर्वलता मंडल से ही क्या करता है, पृथ्वी पे पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भूपर्पट्टी तथा मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनता। बोलना चाह रहा, भूपर्पट्टी हो गया बच्चों, मेंटल का जो ऊपरी भाग मिलकर क्या करता, स्थल मंडल का निर्माण करता। इसकी मोटाई बच्चों 200 किलोमीटर तक। भूपर्पट्टी तथा मेंटल का जो ऊपरी भाग है जिससे क्या बनता है बच्चों, स्थल मंडल बनता है। इसकी जो मोटाई है बच्चों 200 किलोमीटर है। और यह परत जो होता है बच्चों, जो मेंटल होता है परत क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। जो मेंटल का जो परत होता है बच्चों वह ठोस अवस्था में होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्रोड के बारे में। किसके बारे में, क्रोड के बारे में। तो क्रोड के दो भाग होते हैं। क्रोड के कितने भाग होते हैं बच्चों, दो भाग होते हैं। पहले भाग को बोलते हैं बाहरी तथा दूसरे को बोलते हैं आंतरिक क्रोड। पहले को बोलते हैं बच्चों बाहरी क्रोड, दूसरे को बोलेंगे आंतरिक क्रोड। बाहरी जो क्रोड होता है बच्चों तरल होता है, तरल का मतलब लिक्विड होता है। जो आंतरिक जो क्रोड होता है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। बोला बाहरी क्रोड जो होता है बच्चों लिक्विड होता है, जबकि आंतरिक जो क्रोड होता है वह सॉलिड होता है। क्रोड जो होता है भारी पदार्थों से बनी होती है। जो क्रोड होता है बच्चों भारी पदार्थों से क्या होती है, बनी होती है। और क्रोड जो होता है बच्चों निकिल और लोहे का बना होता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है क्रोड जो होता है भारी पदार्थों से बना होता है, किन चीज़ों से बना रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों निकिल और लोहे से क्या होती है, क्रोड बनती है। इसीलिए बच्चों इसे नीफेक भी कहा जाता है, क्योंकि निकेल को बोलते हैं बच्चों Ni, निकेल को बोलते हैं Ni और आयरन को बोलते हैं Fe। तो इसीलिए इसका नाम बच्चों नीफे। इसको क्या पढ़ेंगे, Ni से हो गया निकेल, Fe से क्या हो गया बच्चों, आयरन हो गया। इसीलिए इसे नीफे भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ऊपरी है बच्चों जिस ऊपरपट्टी, जो बीच में होता है उसको मेंटल होता है। सबसे नीचे वाले भाग को बोला जाता है क्रोड। क्रोड में बेसिकली बच्चों दो भाग होता है, एक को बोलते हैं बाहरी, दूसरे को बोलते हैं आंतरिक। बाहरी क्रोड बच्चों लिक्विड होता है जिसको तरल बोलते हैं, और जो आंतरिक होता है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्रोड बेसिकली भारी पदार्थों से मिलकर बना रहता है। क्रोड बेसिकली किससे किससे मिलकर बना रहता है, तो निकेल और लोहे से बना रहता है। इसीलिए बच्चों इसको बोला गया, बोला जाता है बच्चों नीफे, क्योंकि Ni से हो गया निकेल, Fe से हो गया आयरन। इसीलिए बच्चों क्या बोला जाता है, नीफे। नीफे का मतलब Ni से निकेल हो गया, Fe से आयरन हो गया। जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है ज्वालामुखी किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों शॉर्ट के लिए कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। आंसर को क्या करना, हमको बारीकी से समझना है। आंसर बच्चों ज्वालामुखी पृथ्वी पे होने वाले एक आकस्मिक घटना, आकस्मिक बच्चों अचानक से होने वाली घटना को बच्चों यहाँ बोला गया ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी पे होने वाली एक आकस्मिक मतलब अचानक, इससे भूपटल पे बच्चों, भूपटल मतलब पृथ्वी पे अचानक क्या होता है बच्चों, विस्फोट होता है। और विस्फोट के द्वारा बच्चों लावा, गैस, धुआं, राख, कंकर, पत्थर आदि सब क्या निकलते बच्चों, बाहर निकलते। बोलना चाह रहा ज्वालामुखी बच्चों पृथ्वी पे होने वाले क्या आकस्मिक घटना, अचानक होने वाली घटना से भूपटल मतलब पृथ्वी पे अचानक क्या होता है, विस्फोट होता है। और इस विस्फोट के द्वारा क्या क्या निकलता है बच्चों, लावा निकलता है, गैस निकलता है, धुआं निकलता है, राख निकलता है, कंकड़ निकलता है, पत्थर आदि सब क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। किसके द्वारा बच्चों, विस्फोट के द्वारा। आगे लिखा हुआ इन सभी पदार्थों का निकास, निकास का होता है बाहर निकलना होता है बच्चों, एक प्राकृतिक नली के द्वारा होता है। इन सभी बच्चों पदार्थों का जो निकास, निकास का मतलब एग्जिट होता है, एग्जिट का मतलब बाहर जो निकलता है बच्चों, एक प्राकृतिक नली के द्वारा होता है, जिसे निकास नालिका कहा जाता है। बोलना चाह रहा बच्चों इन सभी पदार्थों का, इन सभी पदार्थों में तो लावा हो गया, गैस हो गया, धुआं हो गया, राख हो गया, कंकर, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। इन सभी पदार्थों का निकास, निकास का मतलब एग्जिट होता है, एक प्राकृतिक नली के द्वारा होता है।
और जिसे क्या कहा जाता है, निकास नालिका कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, निकास नालिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन बच्चों ज्वालामुखी के प्रकार को बताना कि ज्वालामुखी बच्चों कितने प्रकार का होता है, सभी प्रकार के बारे में क्या करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। पहला बच्चों ज्वालामुखी का जो प्रकार है सक्रिय ज्वालामुखी। पहला बच्चों ज्वालामुखी का जो प्रकार है उसको बोला गया बच्चों सक्रिय ज्वालामुखी। आंसर को ध्यान से समझना है। इस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार तथा जो विस्फोट समय समय पे होते रहता। बोलना चाह रहा है इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होता है बच्चों, सक्रिय का मतलब एक्टिव होता है, बार बार क्या होता है, एक्टिव होता है, मतलब यहाँ पे बार बार क्या होते हैं, ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी में उद्गार जो होता है बच्चों तथा जो विस्फोट समय समय पे होता रहता है, और इनका जो मुख होता है, मुख का मतलब जो द्वार होता है बच्चों हमेशा क्या होता है, खुला रहता है। और इटली का बच्चों एटना, आपको एग्जाम्पल याद करना, इटली में बच्चों एटना नाम का जो ज्वालामुखी क्या है, इसका उदाहरण है। इटली में बच्चों एटना नामक जो ज्वालामुखी है इसी का क्या है, उदाहरण है। तो पहला आपको ज्वालामुखी के प्रकार में पढ़ना बच्चों सक्रिय। सक्रिय का एक्टिव वोल्कानो होता है जिसको बोलते हैं बच्चों सक्रिय ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में जो उद्गार और विस्फोट क्या होता है बच्चों, समय समय पे होता रहता है, जिसके कारण से इनका मुख होता है बच्चों जो हमेशा क्या होता है, खुला हुआ होता है। इटली का एग्जाम्पल याद कर सकते हैं बच्चों, इटली में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है एटना ज्वालामुखी, इसी का क्या है, उदाहरण है। दूसरा जो टाइप है बच्चों प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसमें होता क्या है, इस प्रकार के ज्वालामुखी में लंबे समय से कोई भी क्या होता, उद्गार नहीं होता। बोलना चाह रहा बच्चों इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होता है लंबे समय से कोई भी क्या होता, उद्गार, उद्गार का मतलब कोई भी विस्फोट नहीं होता है, परंतु बच्चों विस्फोट होने की जो संभावना हमेशा क्या रहती है, बनी रहती है। बोलना चाह रहा है इस प्रकार के ज्वालामुखी में लंबे समय में कोई भी उद्गार मतलब कोई भी विस्फोट नहीं होता, लेकिन बच्चों विस्फोट होने की संभावना हमेशा क्या रहती है, बनी रहती है। जब ये अचानक उद्गार होता है, उद्गार का मतलब विस्फोट होता है, तब बहुत ज़्यादा हानि क्या करता है, पहुँचाता। बोलना चाह रहा बच्चों इसमें बहुत लंबे समय तक क्या होता है, विस्फोट नहीं होता, लेकिन विस्फोट होने की जो संभावना बच्चों बनी हुई रहती है। लेकिन अगर विस्फोट होता है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हानि पहुंचाता है। वही बात इसमें लिखना चाह रहा बच्चों, इस प्रकार के ज्वालामुखी में लंबे समय में कोई भी उद्गार मतलब कोई भी विस्फोट नहीं होता, लेकिन विस्फोट होने की जो संभावना बच्चों हमेशा क्या रहती है, बनी रहती है। जब ये अचानक क्या होता है, विस्फोट होती है, तो इससे बहुत ज़्यादा क्या होती है, हानि पहुंचती है। इसका एग्जाम्पल याद कर सकते हो बच्चों, इटली के जो विश्वस है, इटली का जो विश्वस ज्वालामुखी बच्चों इसका क्या है, उदाहरण है। इटली में बच्चों विश्वस जो ज्वालामुखी है इसी का क्या है, उदाहरण है। तीसरा बच्चों जो ज्वालामुखी का जो प्रकार है विलुप्त ज्वालामुखी। विलुप्त का मतलब हो जाना, समाप्त हो जाना होता है, खत्म हो जाना होता है। तो तीसरा ज्वालामुखी का जो प्रकार बच्चों विलुप्त ज्वालामुखी, विलुप्त का मतलब होता है खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। ध्यान से समझना है, इस प्रकार के बच्चों ज्वालामुखी में जो उद्गार तथा जो विस्फोट होता है प्राय क्या होता है, बंद हो जाता है, क्योंकि विलुप्त का मतलब होता है बंद हो जाना, समाप्त हो जाना। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, इस प्रकार के ज्वालामुखी में जो उद्गार होता है तथा विस्फोट होता है प्राय क्या होता है, बंद हो जाता है, और भविष्य में मतलब फ्यूचर में विस्फोट होने की कोई भी क्या होती संभावना नहीं होती, क्योंकि नाम ही बच्चों विलुप्त, विलुप्त का मतलब समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। इसीलिए लिखना चाह रहा है, इस प्रकार के ज्वालामुखी में जो उद्गार तथा जो विस्फोट होता है प्राय क्या होता है, बंद हो जाता है, बंद मतलब खत्म हो जाता है, तथा भविष्य में मतलब फ्यूचर में विस्फोट होने की कोई भी क्या होती है, संभावना नहीं रहती है। इस तरह के ज्वालामुखी को बोलते बच्चों विलुप्त ज्वालामुखी। इसका उदाहरण है बच्चों म्यांमार का जो पोपा ज्वालामुखी, इसका क्या है, उदाहरण है। म्यांमार में बच्चों पोपा जो ज्वालामुखी है इसी विलुप्त ज्वालामुखी का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट बच्चों ज्वालामुखी का जो प्रकार है मिश्रित ज्वालामुखी। नेक्स्ट जो बच्चों ज्वालामुखी का जो प्रकार है मिश्रित ज्वालामुखी, इसमें होता क्या बच्चों, इन ज्वालामुखियों का जो लावा उद्गार जो होता बच्चों अधिक ठंडा और चिपचिपा और गढ़ा होता है। बोलना चाह रहा बच्चों इन ज्वाला, कहीं नाम मिश्रित है, मिश्रित तो बहुत सारा चीज़ों का होता है बच्चों, इसमें मिक्सर होगा। इन ज्वालामुखी का जो लावा होता है बच्चों, जो उद्गार होता है अधिक क्या होता है, ठंडा होता है, चिपचिपा और गढ़ा होता है। ये ज्वालामुखी अधिक विस्फोट होते हैं और इनसे लावा के साथ साथ भारी मात्रा में बच्चों जलखंडस्मी पदार्थ एवं राख क्या करती है, निकलती है। ज्वालामुखी का जो लावा का जो उद्गार होती है बच्चों अधिक क्या होता है, ठंडा होता है, चिपचिपा होता है और गढ़ा होता है। ये ज्वालामुखी अधिक विस्फोट होते हैं और इनसे जो लावा के साथ साथ बच्चों भारी मात्रा में जलखंडस्मी पदार्थ एवं क्या करती है, राख
निकलती है। नेक्स्ट बच्चों ज्वालामुखी का जो प्रकार है 5वें नंबर पे बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ए अत्यधिक तरल लावा को क्या करते हैं, उगलते हैं। तरल का मतलब लिक्विड होता है बच्चों, या अत्यधिक लिक्विड लावा को क्या करते हैं, उगलते हैं, जो कि बहुत दूर तक जाती है, जो कि क्या होती है बच्चों, बहुत दूर तक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार, क्रमानुसार मतलब लगातार क्या होता है बच्चों, उगलते रहता है। कुछ प्रवाह बच्चों 50 मीटर से भी क्या होता है, अधिक मोटे होते हैं। बोलना चाह रहा है इनके लावा होता है बच्चों प्रवाह क्रमानुसार बार बार क्या होता है, लगातार निकलते रहता है। कुछ प्रवाह बच्चों 50 मीटर से भी क्या होता है, अधिक मोटे होते हैं। कई बार अकेला जो प्रवाह होता है सैकड़ों किलोमीटर तक क्या कर देती है, पहुंचा देती है। बच्चों बेसाल्ट जो प्रवाह क्षेत्र है बहुत दूर तक लावा जाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसका एग्जांपल आपको बताना, भारत का डक्कन ट्रैप बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का क्या है, एग्जांपल है। बोला भारत का बच्चों जो डक्कन ट्रैप है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का क्या है, इसका एग्जांपल है। तो आपको बेसाल्ट में ध्यान रखना, यह अत्यधिक तरल, तरल का मतलब लिक्विड होता है बच्चों, लिक्विड लावा को क्या करता है, उगलता है। क्या करता है बच्चों, लिक्विड लावा को उगलता है और ये बहुत दूर तक जाता है बच्चों। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र बच्चों बहुत दूर तक लावा जाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इनमें लावा का प्रवाह क्रमानुसार मतलब लगातार होते रहता। कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे होते हैं। कई बार बच्चों अकेला जो प्रवाह होता है सैकड़ों किलोमीटर तक क्या कर देती है, पहुंच जाता है। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना बच्चों, भारत का जो डक्कन ट्रैप बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का क्या है, एग्जाम्पल है। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 3 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वीडियो में डिस्कस कर दिए बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।